हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा डार की नीट बायोलॉजी। और आज के सेशन में क्लास 11th से हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर में अपना नेक्स्ट टॉपिक अंधकार अभिक्रिया। लास्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश अभिक्रिया क्या होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान जो सूर्य की ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा, वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और यह ऊर्जा आपके पौधों में संचित हुई है एटीपी तथा NADPH और H+ के फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद है, प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद आप याद रखिएगा एटीपी और NADPH होते हैं। एटीपी और NADPH का उपयोग अब अंधकार अभिक्रिया में किया जाता है और अंधकार अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण का दूसरा रॉ मटेरियल, एक आप पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होकर सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निर्मित हो रही है। तो जो ग्लूकोज का निर्माण की प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से अब हम पढ़ते हैं अंधकार अभिक्रिया के दौरान। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जब हम अंधकार अभिक्रिया को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो मुख्य रूप से एक तो बच्चों को ये लगता है कि प्रक्रिया सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में अथवा अंधकार में होती है, इसलिए उसे हम अंधकार अभिक्रिया कह रहे हैं। तो यहाँ पे उसका एज सच मीनिंग ये नहीं है। अंधकार अभिक्रिया का मीनिंग है कि स्ट्रोमा में होने वाली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होने वाली एंजाइम आधारित वह प्रक्रियाएं जिनके लिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। यह अभिक्रियाएं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों ही अवस्थाओं में हो सकती है, परंतु मुख्य रूप से प्रकाश की अनुपस्थिति आवश्यक नहीं है। और चूंकि यह प्रक्रिया ब्लैकमेन्स ने दी थी, सूर्य प्रकाश की इसको आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम सामान्यतः कहते हैं अंधकार अभिक्रिया। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह अभिक्रिया अंधकार में उपस्थित अंधकार में पाई जाती है। तो ये पार्ट बिल्कुल क्लियर रहिएगा, सूर्य प्रकाश के ऊपर यह प्रक्रिया निर्भर नहीं होती है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं अंधकार अभिक्रिया। अब जब आप अंधकार अभिक्रिया पढ़ते हैं तो वास्तविक रूप में अंधकार अभिक्रिया का अर्थ क्या है? तो मुख्य रूप से अंधकार अभिक्रिया अथवा डार्क रिएक्शन भी आप कह रहे हैं। अंधकार अभिक्रिया को हम मुख्यतः कहते हैं ब्लैकमेन की अभिक्रिया, क्योंकि ब्लैकमेन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो प्रकाशीय संश्लेषण में ब्लैकमेन अभिक्रिया भी याद रखिए क्या है आपकी अंधकार अभिक्रिया। दूसरा मुख्य रूप से इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लूकोज में अपचयन की अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में अपचयन होने की जितनी भी अभिक्रियाएं आप पढ़ते हैं, अपचयन होने की अभिक्रिया अंधकार अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट याद रखिए यह समस्त प्रक्रिया मुख्यतः किस पर आधारित है? यह समस्त प्रक्रिया मुख्यतः एंजाइम्स अथवा विकर आप कह रहे हैं एंजाइम्स पर आधारित होती है। दूसरा स्थान देखिएगा, अभिक्रिया अंधकार अभिक्रिया मुख्यतः क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है। तो ये पार्ट आप मुख्य रूप से याद रखिएगा कि किस तरह से अंधकार की अभिक्रिया होती है। और महत्वपूर्ण बात फिर दोहरा रहे हैं कि प्रक्रिया जो है वो एंजाइम्स पर आधारित है, सूर्य प्रकाश पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती है, या प्रक्रिया सूर्य प्रकाश पर निर्भर नहीं है, इसलिए हम अंधकार अभिक्रिया। अब जब आप अंधकार अभिक्रिया पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से याद रखिए हम यहाँ पर प्रक्रिया जब सूर्य प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं 6CO2, यहाँ पर आप लिख रहे हैं क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश अथवा सनलाइट, परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का हम निर्माण प्रदर्शित करते हैं
प्लस 6 अणु आपके ऑक्सीजन के निर्मित होते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए, पहले आप प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान जल का ऑक्सीकरण आपने पढ़ा है। तो जल के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है, जल के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया सूर्य प्रकाश पर निर्भर है, अतः इसको हम कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हमको आवश्यक होते हैं प्रकाश वर्णक तंत्र 1 और 2, और सूर्य प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है, इसीलिए आप वहां पर फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया पढ़ते हैं। परंतु जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अब इस अंधकार अभिक्रिया में ग्लूकोज के अपचयन में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में हमेशा याद रखिए अपचयित होते हैं और अपचयन के द्वारा ग्लूकोज में निर्मित होते हैं। अपचयन की प्रक्रिया एंजाइम्स आधारित प्रक्रिया है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर जब आप ग्लूकोज पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज में मुख्य रूप से याद रखिए कितने कार्बन के अणु होते हैं, 6 कार्बन के अणु हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आप कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन की शर्करा में अपचयित होती है, और ये प्रक्रिया मुख्य रूप से या वास्तविक रूप से अंधकार अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप अंधकार अभिक्रिया को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं तो आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं C3 और C4 चक्र। तो C3 चक्र और C4 चक्र आप पढ़ रहे हैं तो किस कारण से पढ़ते हैं? तो यहाँ पे मुख्य रूप से देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, अपचयन की प्रक्रिया में आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं, एक आप पढ़ रहे हैं C3 चक्र, अथवा उन पौधों को आप कहते हैं C3 पौधे, और दूसरे अपचयन में आप पढ़ रहे हैं C4 चक्र, अथवा पौधों को हम कहते हैं C4 पौधे अथवा C4 प्लांट। अब क्यों आप कह रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर ग्लूकोज में परिवर्तित होती है तो ग्लूकोज 6 कार्बन शर्करा का डायरेक्ट फॉर्मेशन या सीधे सीधे निर्माण नहीं होगा। सर्वप्रथम कुछ पौधों में 3 कार्बन की शर्करा का निर्माण होता है, और वो 3 कार्बन की शर्करा के 2 अणु कंबाइंड होके 6 कार्बन की शर्करा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए C3 चक्र मतलब कि ग्लूकोज निर्माण के दौरान पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन शर्करा, शॉर्ट में अभी हम पढ़ रहे हैं 3PGA का निर्माण। तत्पश्चात 3 कार्बन शर्करा के 2 अणु कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होके 6 कार्बन की शर्करा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो जिन पौधों में, बिल्कुल सिंपलेस्ट इसमें अभी याद रखिए इंट्रोडक्शन में, तो वो पौधे जिनमें ग्लूकोज का निर्माण अथवा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन प्रारंभ होता है, और उस दौरान सबसे पहले 3 कार्बन की शर्करा का निर्माण होता है, तब आप उसको क्या कहते हैं? उसके परिणाम स्वरूप जो पाथ आपको मिल रहा है या चक्र मिल रहा है, उस चक्र को हम कहते हैं C3 चक्र। दूसरा आप पढ़ते हैं C4 चक्र। कुछ पौधों में शुगर केन आप पढ़ रहे हैं, मक्का मेज पढ़ रहे हैं, सोरगम पढ़ते हैं, इन पौधों में आप याद रखिए मुख्य रूप से 3 कार्बन की शर्करा के स्थान पर 4 कार्बन की शर्करा का निर्माण होता है। तो अपचयन का स्थायी उत्पाद आप याद रखिए, अपचयन का पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन शर्करा अथवा 4 कार्बन की शर्करा है। 4 कार्बन की शर्करा को अथवा 4 कार्बन यौगिक आप याद रखिए, 4 कार्बन का यौगिक है जिसे हम कह रहे हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और परिणाम स्वरूप ये जो आपके 4 कार्बन की शर्कराएं होती हैं, ये 4 कार्बन की शर्कराओं के 3 अणु कंबाइंड होके
6 कार्बन के 2 अणुओं का निर्माण। 6 कार्बन मीन 6 कार्बन प्लस 6 कार्बन 12 कार्बन हुए। यहाँ 4 कार्बन की 3 अणु कंबाइंड होकर 12 कार्बन का ही निर्माण करते हैं और इस प्रकार यहाँ पे शर्करा का निर्माण होता है, 6 कार्बन की ग्लूकोज शर्करा का। तो क्यों हम पढ़ रहे हैं कि अंधकार अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है, कुछ पौधों में C3 चक्र द्वारा अथवा अन्य पौधों में C4 चक्र के द्वारा। तो यहाँ पर यह मुख्य याद रखिए। दूसरा, C3 चक्र यूनिवर्सली सभी पौधों में उपस्थित होगा। जो C4 चक्र जब आप पढ़ेंगे तब हम पढ़ते हैं कि पौधों में C4 चक्र अगर उपस्थित है तो C4 चक्र के साथ साथ उनकी पूल अच्छत की जो कोशिकाएं होती है, पूल अच्छत कोशिकाओं में आपका केवल और केवल आपको क्या मिलेगा, जो मीजोफिल कोशिकाएं, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं आप पढ़ते हैं तो C4 चक्र 2 अलग अलग कोशिकाओं में होता है। पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में प्रारंभ होता है और पूल अच्छत की कोशिकाओं में संपन्न होता है। पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में केवल C4 चक्र मिलता है, पर जब आप पूल अच्छत की अथवा बंडल शीत कोशिकाओं में आते हैं तो बंडल शीत कोशिकाओं में या पूल अच्छत कोशिकाओं में याद रखिएगा C4 चक्र के साथ साथ C3 चक्र भी आपको देखने मिलता है। जबकि C3 चक्र आप पढ़ेंगे तो C3 चक्र केवल और केवल पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है, या जो पत्तियों की समस्त पर्ण मध्योतक कोशिकाएं उन सभी कोशिकाओं में मिलेगा। वहां पर आपको इस तरह से विभेदन नहीं मिलेगा कि चक्र का कुछ भाग एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में और चक्र की कुछ प्रक्रियाएं अभिक्रियाएं किसी अन्य कोशिकाओं में। यह अंतर केवल आपको कहाँ पे देखने मिलता है, C4 चक्र में। तो C4 चक्र में याद रखिए जो C4 पौधे हैं जो C4 चक्र का निर्माण कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें C4 चक्र के साथ साथ पूल अच्छत कोशिकाओं में C3 चक्र भी उपस्थित होता है। वो क्यों उपस्थित है, क्या कारण है कि 2 अलग अलग कोशिकाएं 2 भिन्न भिन्न प्रकार के चक्रों को प्रदर्शित करती है, ये सब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस में। तो अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। हम पढ़ते हैं कि क्या कारण है कि C3 को अथवा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के इस चक्र को हम C3 चक्र कहते हैं। मुख्य रूप से याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन के यौगिक 3-फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड और 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, कुछ भी ले सकते हैं आप, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, शॉर्ट में हम उसको कह रहे हैं 3PGA होते हैं। और यही मुख्य कारण है कि पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का यौगिक है, अतः जो चक्र है इसे हम C3 चक्र कहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर याद रखिएगा एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे ये आपके थ्योरी के लिए और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषी, तो यहाँ पर याद रखिएगा C3 चक्र में CO2 ग्राही हम कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही 5 कार्बन की शर्करा है RuBP रिब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट हम कहते हैं। और ये जो रिब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है ये मुख्य रूप से याद रखिए कितने कार्बन की शर्करा है, 5 कार्बन की शर्करा होती है। नेक्स्ट, अगर आप एंजाइम्स पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में C3 चक्र के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण एंजाइम, वो एंजाइम आप याद रखिए रुबिस्को आप पढ़ते हैं तो रुबिस्को आप याद रखिएगा। रुबिस्को एक महत्वपूर्ण एंजाइम है, इसका डिटेल हम पढ़ते हैं रुबिस्को का
जब हम स्टडी करते हैं प्रकाशीय श्वसन अथवा फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया। रुबिस्को आपका है रिब्यूलोज 1,5 बाई कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, अर्थात यह एंजाइम याद रखिए ऐसा एंजाइम है जिसमें कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया करने की साथ ही साथ कार्बोक्सिलेशन अथवा कार्बोक्सीकरण व ऑक्सीकरण दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं करने की क्षमता पाई जाती है। कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया में यह एंजाइम प्रकाश संश्लेषण के C3 चक्र के लिए उत्तरदायी है, परंतु जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्बोक्सीकरण के स्थान पर यह एंजाइम ऑक्सीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाशीय श्वसन, जो हम आने वाले नेक्स्ट सेशंस में स्टडी करेंगे। तो महत्वपूर्ण 3 पॉइंट की पॉइंट C3 साइकिल के लिए बिल्कुल याद रखिए। पहला स्थायी उत्पाद 3PGA, पहला कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही RUBP, और फिर उसके पश्चात याद रखिए महत्वपूर्ण एंजाइम रुबिस्को पाया जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि C3 चक्र के मुख्य स्टेप्स क्या है या कितने चरणों में C3 चक्र पूर्ण होता है। तो यहाँ पर जब हम C3 चक्र पढ़ते हैं तो C3 चक्र के मुख्य रूप से यहाँ पर हम पढ़ते हैं चरण अथवा स्टेप्स आप पढ़ रहे हैं। तो 3 चक्रों में यह अथवा 3 पदों में यह C3 चक्र पूर्ण होता है। इसके लिए डायग्राम का जो पार्ट है डिटेल सेक्शन नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि एक केल्विन चक्र बहुत बड़ा चक्र है आपका। अगर आप रेफरेंस बुक में पढ़ते हैं, अगर आप एनसीईआरटी में स्टडी करते हैं तो एनसीईआरटी में केवल इन 3 स्टेप्स को दर्शाते हुए एक बहुत सिंपल डायग्राम दिया हुआ है या चक्र दिया हुआ है। दोनों को कंपैरेटिवली हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पे मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि किन किन चरणों में केल्विन चक्र अथवा C3 चक्र जो है वो पूर्ण होता है। इसमें पहला चक्र, इसका चक्र का पहला स्टेप आप याद रखिए, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन अथवा कार्बोक्सीकरण। कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया में याद रखिएगा मुख्य रूप से 6 कार्बन डाइऑक्साइड अथवा एक ही चक्र अगर पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक चक्र में आप याद रखिए 1 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु प्रवेश करता है, 1 RUBP का अणु इस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, और एंजाइम आप पढ़ चुके हैं रुबिस्को एंजाइम जो होगा वो मुख्य रूप से कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया में ही आप याद रखिए RUBP कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके यह 3 कार्बन के यौगिक PGA का निर्माण करता है। तो ये पार्ट याद रखिएगा, इसमें ये कार्बोक्सिलेशन के लिए उत्तरदायी एंजाइम मुख्य रूप से याद रखिए RUBP। दूसरा आपको एक क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कितने केल्विन चक्र की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए आप याद रखिए 6 केल्विन चक्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक केल्विन चक्र में 1 कार्बन डाइऑक्साइड 1 RUBP के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया। दूसरा जो स्टेप अपना है, दूसरे स्टेप में हम पढ़ते हैं अपचयन अथवा रिडक्शन की प्रक्रिया। तो रिडक्शन अथवा आप पढ़ रहे हैं अपचयन की प्रक्रिया, यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद ATP और NADPH, तो ATP तथा NADPH और H+ का यहाँ पर आप याद रखिएगा उपयोग किया जाता है। तो ATP और NADPH और H+ का उपयोग होता है, और उस उपयोग के द्वारा 3 कार्बन कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया में जो 3 कार्बन का यौगिक बना है अपना 3PGA, उसका रिडक्शन होता है। और अपचयन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से याद रखिएगा 6 कार्बन की शर्करा का निर्माण पाया जाता है। बुक्स में आपको जनरली फ्रक्टोज दिखाया है और फ्रक्टोज के बाद सीधे स्टार्च। तो एक्चुअली स्टार्च का निर्माण सीधे सीधे नहीं होता है, प्रारंभ में ग्लूकोज का निर्माण होगा और अत्यधिक मात्रा में जो ग्लूकोज होगा
वह स्लोली स्लोली स्टार्च के रूप में संचित होता है। और अपचयन का मीनिंग याद रखिए, अपचयन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 6 कार्बन की शर्करा जो 3 कार्बन का यौगिक है वो 6 कार्बन की शर्करा में अपचयित होता है, तथा वह प्रक्रिया या ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में अथवा केल्विन चक्र के किस चरण में उपयोग होता है। तो यहाँ पे एटीपी और NADPH का उपयोग मुख्य रूप से याद रखिएगा कहाँ पर होगा आपका, पहली बार रिडक्शन की प्रक्रिया में होता है। इसके पश्चात आपका थर्ड स्टेप है, ये अत्यधिक कॉम्प्लेक्स अथवा जटिल स्टेप है C3 साइकिल का, जिसको आप कह रहे हैं पुनर्निर्माण अथवा रीजनरेशन। पुनरुद्भवन भी आप कह रहे हैं, बट रीजनरेशन पुनरुद्भवन की जगह पुनर्निर्माण याद रखिएगा। रीजनरेशन मीन्स अलग अलग प्रकार के शर्कराओं का निर्माण होता है और वो समस्त शर्कराएं पुनः विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा क्रियाशील होकर RUBP के निर्माण को प्रारंभ करती है। और वो जो RUBP पुनर्निर्माण अथवा रीजनरेशन की प्रक्रिया में निर्मित होगा वही RUBP पुनः क्रेब चक्र, बार क्रेब चक्र वर्ड आ रहा है, पुनः वह RUBP याद रखिए C3 चक्र अथवा केल्विन चक्र में प्रवेश करता है। तो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में याद रखिए एक तो पुनः ATP का उपयोग होगा इस प्रक्रिया में, ATP का प्रयोग। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं रीजनरेशन जो स्टेप है, इस स्टेप में आप मुख्य रूप से याद रखिए रीजनरेशन की प्रक्रिया में 4 कार्बन, 5 कार्बन, 7 कार्बन की शर्कराओं का निर्माण पुनः ये समस्त शर्कराएं अथवा समस्त शुगर्स RUBP का निर्माण करती है। और यह RUBP याद रखिए जो पुनः फिर से RUBP के 6 अणु निर्मित होंगे और पुनः RUBP जो है वो कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया को रुबिस्को एंजाइम के उपस्थिति में प्रारंभ करता है। तो यहाँ याद रखिए एक बार अगर अपना केल्विन चक्र प्रारंभ होता है पौधों में तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड नियमित रूप से, पौधों की पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड नियमित रूप से उपस्थित होती है। तो C3 चक्र के ये पहले तो 3 चरण क्लियर रखिए या स्टेप क्लियर रखिए, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब C3 और C4 साइकिल पढ़ना स्टार्ट करते हैं सो दे डायरेक्टली कम टुवर्ड्स द साइकिल, इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बट ये स्टेप्स बिल्कुल स्किप कर देते हैं। और बिना इन स्टेप्स को पढ़े हुए अगर आप C3 चक्र को ड्रॉ करना या याद करना प्रारंभ करेंगे तो वो क्वाइट डिफिकल्ट होगा और अपने एक्सपीरियंस भी क्या होगा कि आधा जो साइकिल है, हाफ ऑफ द साइकिल ड्रॉ करने के बाद आप या तो कुछ एंजाइम स्किप कर जाते हैं या कुछ स्टेप्स जो होंगे वो आप भूल जाते हैं। उसका मेन रीजन है कि जो साइकिल है वो आपको कैसे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप 3 चरणों में साइकिल को आपको कंप्लीट करना है। सेकेंडली C3 चक्र जब आप पढ़ रहे हैं तो C3 चक्र जिन पौधों में उपस्थित है उन पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक में द्विरूपता नहीं है। समस्त पत्तियों में पूरी की पूरी कोशिकाओं में एक ही प्रकार का हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। उसमें जो C4 चक्र में जब हम पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में द्विरूपता मिलती है, वर्ण मध्योतक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट विभिन्न प्रकार का है, फूल अच्छत कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट विभिन्न प्रकार का है। उस प्रकार की द्विरूपता याद रखिए, उस प्रकार की द्विरूपता यहाँ पर पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है। तो आज हम इस सेशन में अथवा क्लास में केवल ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि अंधकार अभिक्रिया क्या है। अंधकार अभिक्रिया में हम C3 चक्र को हमने प्रारंभ किया है। C3 चक्र किस प्रकार से संपन्न होगा अथवा उसकी क्या भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं और पद है वो हम एक नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे पूर्ण रूप से डायग्राम के फॉर्म में, अथवा हम साइकिल कह रहे हैं उसको साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पहले NCERT का साइकिल पढ़ते हैं, फिर रेफरेंस बुक में जो एक डिटेल साइकिल दिया है
उस डिटेल साइकिल का कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं। तब तक नेक्स्ट सेशन तक चैनल के साथ आप सभी बच्चों को कनेक्ट रहना है। जो भी आपको पढ़ते समय डिफिकल्टीज आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं, या किसी और भी टॉपिक में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फ्रीली उन डाउट्स को, डिफिकल्टीज को पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन तक सभी बच्चों के लिए कहूंगी कि वो हार्डवर्क करते रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।